गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज 12 मई है, तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, साथ ही उसके कुछ प्रीलिम्स और मेंस संबंधित प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। यह आप सभी के लिए यूजफुल होगा, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए। तो लगातार हम चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्यस्थता और गुलाम जम्मू कश्मीर, जिसे पीओके भी कहते हैं, का मुद्दा चर्चा में है। क्यों चर्चा में, इस पर हम चर्चा करेंगे। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर से संबंधित अमेरिका ने मध्यस्थता को लेकर सारी बातों को आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। उसी बीच में गुलाम कश्मीर एक मुद्दा चर्चा में आया है। तो इससे संबंधित कुछ चीज़ों को जो एग्जाम ओरिएंट बनाए जा सकते हैं प्रश्न, उसको देखेंगे। उस टॉपिक से संबंधित कुछ मेंस फैक्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे। बदलती भारत की नीति है। जैसे कि भारत कुछ वर्षों से अपनी नीतियों में परिवर्तन परिवर्तन किया है, खासकर पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर। तो उन सभी परिस्थितियों को एक नज़र देखेंगे और साथ ही साथ बदलती तस्वीर का भी रूपरेखा तैयार करेंगे। ऐसा क्यों आखिर हो पा रहा है और हम ऐसा क्यों कर ले रहे हैं। इस संदर्भ में भारत में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य की स्थिति में आया है सुधार। नवीनतम आंकड़े आए हैं, तो उस नवीनतम आंकड़े को भी एक बार हम लोग रेखांकित कर लेंगे। संबंधित पीटी फैक्ट, मेंस फैक्ट प्रश्नों को देख लेंगे। नासा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस सूर्यकांत नामित हुए हैं। तो नासा क्या है, नासा का कार्यविधि क्या है, किस तरीके वो कार्य करता है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखेंगे। तो आज के महत्वपूर्ण टॉपिकों में ये सब शामिल है। डीएनए कोर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध होता है प्राइम बैच बच्चे और बेसिक बैच के संदर्भ में, जिसमें हम लोग बात करते हैं प्राइम बैच के बच्चों के लिए आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, और आपको बेसिक बैच के लिए डेली आपको पीपीटी ही उपलब्ध कराया जाएगा। गाइडेंस आप लोग उपलब्ध नहीं होगा। कॉपी का जो रिव्यू है मेरे द्वारा किया जाता है, मेंटरशिप मेरे द्वारा दिया जाता है, वो आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो इस तरीके से फी स्ट्रक्चर की भी बात हम कर ले तो ध्यान रखिएगा, केवल 999 रखा गया 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और बेसिक बेस जो है आपको बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है, तो आप वहाँ से इसका लाभ ले सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सभी लोग उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। डीएमपी प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, 1 by 1 मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, तो इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। और जो भी समस्या हो तो आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा। नंबर आपको अवेलेबल स्लाइड के नीचे रहता है, कमेंट सेक्शन में रहता है, आप सभी जगह से आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप युक्ति आइस को सपोर्ट करते हैं तो और भी बेहतर हम लोग करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि जवाबदेहिता बढ़ जाती है और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप जो चैनल हमारा वहाँ भी ज्वाइन कीजिएगा, ताकि वहाँ से आपको बहुत से पेपर के कटिंग आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। टेलीग्राम पर नहीं उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कॉपीराइट का इशू होता है। तो टेलीग्राम चैनल के बजाय आप लोग यहाँ भी ज्वाइन कीजिएगा पेपर कटिंग के लिए। आपको लिंक दिए रहते हैं व्हाट्सएप चैनल के, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक मिले। और इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, तो हम हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में सबसे पहले देखते हैं मध्यस्थता और गुलाम जम्मू कश्मीर का मामला क्या है। तो देखिए क्या हुआ कि कश्मीर पर कोई मध्यस्थता नहीं होगी, सिर्फ पीओके पर आपको लेने की बात होती है। ऐसा ट्रम्प के द्वारा जो मध्यस्थता के मुद्दे को लेकर, सीज फायर के मुद्दे को लेकर जो बात निकल के आ रही है, कुछ चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। जैसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने को बेताब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत को दो टूक जवाब है। भारत का दो टूक जवाब, ऐसा नहीं होना वाला है कि कश्मीर पर पुराना गेम नहीं चल सकता। भारत के लिए गुलाम जो जम्मू कश्मीर है पीओके पाकिस्तान से वापस लेने का मुद्दा ही मतलब रखता है। अर्थात भारत ने दो टूक शब्दों में बोल दिया कि आप जो भी कुछ करोगे ठीक है, आपका अपना राय, आप जो भी बोलना है बोलिए, पर हमारा राय, हमारा स्टैंड यह है कि हम जम्मू कश्मीर के मामले में हम जम्मू कश्मीर की वापसी चाहते हैं, और पाकिस्तान जो रोना रो रहा है ना, उसको रोते रहने दीजिए। तो इसी इसी अगर हम बात होगी तो इसी पर होगी। इसके लिए भारत को किसी तीसरे देश की मदद की जरूरत नहीं है, और हमको क्षमता भी, हमारे पास इतना क्षमता डेवलप हो गया कि हम जब चाहे पाकिस्तान से वो ज़मीन ले सकते हैं। पर जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व का भी प्रश्न हमारे साथ चलता है, इसलिए हम इस तरीके से लेना नहीं चाहते। अगर तुल ही जाओगे पाकिस्तान
कि युद्ध करना है तो हम झटके में सारी चीज़ों को ले सकते हैं। हमारा देश, हमारा सेना उसके लिए प्रतिबद्ध, हमारी जनता उसके लिए सपोर्टिव है। तो आप मध्यस्थता कर रहे हो तो ये एक वैलिड रीजन के साथ मध्यस्थता करो। यहाँ पर यही बात भारत इस संदर्भ में कहना चाहता है। अब भारत के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, इसकी अहमियत इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर को लेकर भारत और पाक के बीच मध्यस्थता करने को लेकर बहुत ही बेताब है, क्योंकि उनको नेता बनना है, वैश्विक तौर पर नेता बनना है। अपने देश की चीज़ों को सुधारने का प्रयास कीजिए। इस मुद्दे पर आने से पहले आप उसके बैकग्राउंड को समझिए कि हम 47 से लेकर वर्तमान तक क्या कर रहे हैं, उसके पीछे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से डेवलप हो रखे हैं, इस मुद्दे को लेकर क्लियर है। तो इसके लिए आप मध्यस्थता का एक मंच तैयार करके इसके लिए आप बातों को उकसाइए नहीं। भारत इसी संदर्भ में बातें कर रहा है। हम स्टैंड रखते हैं कि हमारा जो कश्मीर है और लद्दाख जो बनने से पहले की हम बात कर रहे हैं ना, हमारा पूरा यह क्षेत्र हमारा है। हम अक्साई चीन भी वापस कभी लेंगे और हम पीओके का अधिकृत क्षेत्र भी लेंगे जो हमारा है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है, गिलगित बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है हम उसे भी लेंगे। यह सब चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर बनी सहमति न सिर्फ पूरा श्रेय ट्रंप लेने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को दक्षिण एशिया शांति स्थापित करने दूत के तौर पर भी स्थापित करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को याद होगा जब चुनाव हुआ था तो एक शब्द यूज किया था, दो तिगाड़ा देश बिगाड़ा वाला कॉन्सेप्ट। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क दोनों व्यक्ति मिल गया था इस प्रकार के वैचारिक मत वाला कि यह बिना मतलब के मुद्दों को उठाते हैं। नो डाउट कि अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे होंगे, इससे कोई दो राय नहीं रखता है। अपने अपने राष्ट्रपति काल में अपने बिजनेस पार्टनर के तौर पर ये बेहतर काम कर रहे हो, पर जब निर्णय लेने का वक्त आता है, जब जवाबदेहिता तय करने को वक्त आता है, जब हम सत्यनिष्ठ होकर काम करने के लिए बात आता है, तो दोनों व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अपने आप का दो राय वाला स्थिति उत्पन्न करते हैं, अर्थात कहने को कुछ करने को कुछ। जहां पर हम ट्रम्प के विभिन्न का जो पिछला कार्यकाल है और इस प्रकार का इस साल का जो वक्त बीत चुका उस कार्यकाल का आकलन करें तो इनके व्यक्तित्व से यही पता चलता है। तो भारत जैसे मुद्दे पर, भारत और कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पर आप थोड़ा सा मध्यस्थता कम ही रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रसिया इस मामले बोले तो हम लोग बर्दाश्त भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो नए नए चेहरे ऊपर सामने आने के लिए आवश्यकता नहीं। भारत शुरू से ही इस पक्ष में किसी तीसरे मीडिएटर की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। तो यहाँ पर ट्रंप ने क्या कहा था पहले इसको देख लीजिए। इसी परिप्रेक्ष्य में जो उनके द्वारा, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर गर्व है, जिनके पास इस बात को समझने का पर्याप्त बुद्धिमत्ता है, ताकत और दूरदर्शिता है कि मौजूदा आक्रामकता को समाप्त करने का यही सही समय है, नहीं तो इसकी काफी ज्यादा विध्वंस और मौतें होती है। आप लोगों की वीरतापूर्वक काम से अपनी परंपरा को मजबूत किया है। मुझे इस बात पर गर्व है कि अमेरिका ने आप दोनों के इस ऐतिहासिक निर्णय पर पहुंचने के लिए मदद की। अब साफ तौर पर बोल रहा है कि हाँ, हमने आपका बात यहाँ पर बोला, ठीक है, आपकी बातों को मान ली, इसका मतलब क्रेडिट मत लीजिए। इसके अलावा मैं आप दोनों के साथ काम करूंगा। अगर हजारों साल बाद कश्मीर को लेकर किसी समाधान पर पहुंचा जा सकता हो, एक बेहद अच्छा काम करने के लिए भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को भला करे। ऐसी बातें इनके द्वारा व्यक्त की गई, पर इसके दूरगामी निर्देश निकाले जा रहे। दूरगामी क्या किया जाता है, निर्देश निकाले जा रहे हैं या आकलन किया जा रहा है कि यह कश्मीर और पीओके के मुद्दे को लेकर अपनी वर्चस्व का सिद्धांत लागू करना चाहते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सारी बातें सामने आई। तो आपको ध्यान रखना, भारत पीओके के मामले में क्या स्टैंड रखता है या पीओके के मामले में भारत की क्या नीति है। तो सबसे पहले तो आपको इसी संदर्भ में समझिएगा। अगर हम कश्मीर और पीओके के जुड़े तथ्य को देखें, ये पहले का मैप है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान लद्दाख के साथ मैप नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से मैपिंग नहीं की हुई है। तो इसी को संदर्भ समझिएगा कि जब भारत जम्मू कश्मीर जब था, लद्दाख का क्षेत्र जो वर्तमान में हम मान लीजिए जम्मू कश्मीर को मैसे कर दी, या वर्तमान स्थिति है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, पर हम पुराने मैप के आधार पर जांच करें तो ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर उस समय हमारा जो 2019 से पहले इस तरीके था। जम्मू कश्मीर का लद्दाख और कुछ क्षेत्र, इसमें अक्साई चीन जो ये रेड कलर का है, वो अक्साई चीन पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंपा गया क्षेत्र था। यहाँ पर हम बात करते हैं ये क्षेत्र जो सौंपा गया था,
510 वर्ग किलोमीटर जब युद्ध के बाद चीन को दे दिया गया था। हालांकि यह आपको पीओके जो क्षेत्र है, आपको पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र, उसकी बात हो रही, उसमें से उसने काट के दिया था। जो पीओके वाला एरिया है 78,114 वर्ग किलोमीटर का है। अब भारत के पास मौजूदा क्षेत्र है 1,14,1437 वर्ग किलोमीटर। अब जम्मू कश्मीर जब चीन के कब्जे में 1962 में जो कब्जा किया जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जो 42,685 किलोमीटर है, यह जो क्षेत्र आपको कब्जा किया था, इसको समझिएगा। तो वर्तमान स्थिति अगर हम बात करें जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, अगर कश्मीर का क्षेत्र हम ऐसे काट देते हैं, जो मैप वर्तमान मैप है, तो इसमें जो पाक अधिकृत क्षेत्र है आपका यह आता है, क्लियर है, और आपको यह आता है पीओके का क्षेत्र, यह आता है। पर ध्यान रखिएगा जब हम मानचित्रण कर रहे हैं तो हम पूरे क्षेत्र को जम्मू कश्मीर मानते हैं, इस क्षेत्र को, और इस क्षेत्र को यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्षेत्र को हम लद्दाख मानते हैं। तो इस तरीके नए मानचित्र के अनुसार। पर ध्यान रखिएगा जब हम वर्गीकरण पाकिस्तान और चीन के अधीन हमारा कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 1,20,799 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तो यह बहुत बड़ा भू क्षेत्र है। इस पर हम अपना निर्णय, अपना स्टैंड क्या रखते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जब जम्मू कश्मीर की हम बात कर ले, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर रियासत का वह हिस्सा है जो पाकिस्तान के नियंत्रण में। जम्मू कश्मीर रियासत का आपको याद होगा जब 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो लोगों पास जो हमारी देसी रियासतें थी, ब्रिटिश कॉलोनियों के साथ साथ जो हमारी देसी रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, इस प्रकार से बहुत से रजवाड़े थे हमारे पास। उनके पास 3 विकल्प था, या तो आप भारत में आके मिल जाओ, या तो इस पाकिस्तान में जाके मिल जाओ, या स्वतंत्र स्थिति में रहोगे। स्वतंत्र स्थिति में अगर तुमको दोनों जगह कहीं नहीं जाना है तो स्वतंत्र स्थिति में रहोगे। तो यह कुछ राज्यों के द्वारा, देसी रियासतों के द्वारा यह स्टैंड लिया गया कि हम तत्कालिक रूप से स्वतंत्र होने की बात करेंगे। पर यथास्थिति जब हुई, जब ग्राउंड लेवल पर बातें उभर कर आई ना, मैं क्या बोलता हूँ कि जब आप एसी रूम में बैठ के निर्णय लोगे और ग्राउंड लेवल पर उसका विपरीत क्रियाकलाप होने लगेगा, तो आपके पैर और हाथ फूलने लगते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो रियासत था, उसमें के तत्कालिक राजा जो थे, वो बोलते थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे। यह न पाकिस्तान में जाना चाहते थे, न इंडिया में जाना चाहते थे। पर जब होड़ मची पाकिस्तान में क्षेत्रों के अधिग्रहण में, तो भारत के द्वारा भी अपने जो रजवाड़े थे उसको मजबूत करने, अपने संप्रभुता को मजबूत करने के लिए इसने भी अपने क्षेत्रों के लिए होड़ मचाई। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ही केवल मचाया था, भारत ने भी बहुत से राज्यों को इन के इन प्राकृतिक लाभांश देते हुए अपने क्षेत्रों में लाया, क्योंकि वो ही जायज तरीका था उस समय। नहीं तो क्या होता है ना कि बीच में, अगर हम बात करें, अगर ऐसी स्थिति नहीं होती, हमारे वल्लभ भाई पटेल और मेनन के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता, तो पता चलता बीच में कोई एक आज़ाद राष्ट्र है। तो इस तरीके से यह भारत की अखंडता, संप्रभुता, ऐसे ही पाकिस्तान में बहुत सा आज़ाद राष्ट्र होता, छोटा छोटा रजवाड़े होते तो आज़ाद राष्ट्र होता। तो यही है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए दोनों ने अपने अपने स्तर पर यह काम किया था। तो जम्मू कश्मीर का जब पाकिस्तान के क्षेत्र में, ध्यान रखिए, जब पाकिस्तान के सैनिक प्रशासन जब कश्मीर को दबाव डालने लगे, तो जब आक्रमण किया गया, तो भारत से इसने क्या किया, सहायता मांगा। और भारत से जब सहायता मांगा तो कुछ एग्रीमेंट हुई। तो ध्यान रखिए जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में सब चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पर वही जो विवादित क्षेत्र है, जहाँ पर कुछ क्षेत्र पाकिस्तान की सेना वहाँ घुस गई थी तब तक, तो यह स्थिति को हम समझ पाते हैं कि उस समय से ही यह विवाद का क्षेत्र बना। बाद के दिनों में कुछ स्थितियां बदली, इस तरीके से आप देखते हैं। विवाद और इतिहास के संदर्भ हम बात करें तो 1947 की भारत स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का निर्णय लिया। वो स्थिति जो मैंने बोला वो पहले की है। जब स्टेटस सिंबल की बात हुई तो हम कहाँ जाएंगे, तो जब विवाद बढ़ गया तो बाद में निर्णय लेते हैं कि हरि सिंह भारत में आएंगे। और वहाँ की जो जनता थी, मुस्लिम जनता थी, वो चाहती थी कि, उस समय की जनता चाहती थी कि पाकिस्तान में मिल जाए। तो यही सब मामला देखने को मिलता। हालांकि इस निर्णय के खिलाफ पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। क्षेत्र में संघर्ष शुरू हो गया। 47-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा भारत के नियंत्रण में आया, जबकि दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। 1965-99 भारत पाकिस्तान युद्ध में भी पीओके को लेकर तनाव बढ़ा। भारत पीओके को अपना अंग मानता है, क्योंकि बंटवारा उसी रूप में हुआ था।
उसे भारत और जम्मू कश्मीर का राज्य का हिस्सा मानता है। अब इसी तरीके से वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज पीओके पाकिस्तान के नियंत्रण में है। वहां पाकिस्तान की सरकार और सेना का प्रभाव है। पीओके आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या भी है जो भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत सरकार पीओके के लोगों को अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में चिंता व्यक्त की है। विवादों का समाधान के लिए प्रयास किए गए हैं। तो ध्यान रखिए, भारत पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत होती है, राजनयिक तरीकों से हल निकालने का प्रयास होता है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। भारत पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे को लेकर सुलझाने कुछ सुझाव दिए गए, जैसे कि सीमांकन, वार्ता और बातचीत के माध्यम से हम सुलझा सकते हैं। पर कुल मिलाकर बात है ढाक के तीन पात। सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपना कार्य और संपूर्णता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो भारत के दृष्टि से हम जो वर्तमान स्थिति उभरी है ना, तो इसका अवसर ले सकते हैं कि इसको हम एक्सेशन टेबल पर लाए और हम इस मुद्दे को इस तरीके से सॉल्व करें कि पीओके अब हमको दे दो, नहीं तो क्या होगा, जब भी तुम आतंकवादी हमला करोगे हम युद्ध करेंगे बार बार, क्योंकि तो हमने घोषित कर दिया और सेना उसके लिए स्वतंत्र रहेगी। सेना को अब कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर उधर से गोली चला, तुम यहाँ से गोला चलाओ, अर्थात तोप की गोला चलाओ, एकदम खुली छूट है, तो बार बार तुम कुटाओगे। अब तो इसलिए क्या करना, अब तुम क्या करो, अब आओ राउंड टेबल पर आओ। भारत युद्ध से इसको नहीं जीतेगा। रीजन है कि बहुत सी चीजें सामने आएंगे। युद्ध से जितना रहता है तो हम 65 में ये मामला सुलझा लिए रहते, 75 में मामला ये सुलझा लिए रहते, क्लियर है, 99 में मामला सुलझा लिए रहते, या हम अभी ही मामला सुलझा लिए रहते। रीजन उसके पीछे ना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, वैश्विक दृष्टि से हम लोकतांत्रिक जो दम भरते हैं लोकतंत्र का, जो हमारा सॉफ्ट पावर है, जो विश्व में हमको पहचान दिला रखा है, उसका मिटिया मिट हो जाएगा। तो इसलिए भारत ब्लैकमेल इस तरीके से पाकिस्तान को करे, कूटनीतिक दबाव ऐसा डाले, या वैश्विक नेतृत्व को इस तरीके से उसके लिए प्रोपेगेट करे, या राय बंदी करवाए, जिसके आधार पर घेराबंदी कराए, जिसके आधार पर पाकिस्तान इस टेबल पर आए और पीओके का क्या करे, समाधान ढूंढे। और समाधान हमारे फेवर में होगा। इसी जब या बोल दिया गया इस युद्ध का, देखिए मौका हमने ढूंढा, हमको मिल गया। अब हम लोग बोल दिए तुम इस क्षेत्र में जब भी तुम आतंकवादी हमला करोगे हम युद्ध मानेंगे उसको। तो अब तुम 2 बार 4 बार करो तब समझ में आ जाएगा। तो तुम एक समय के बाद, सर्टेन टाइम के बाद, तुम स्वयं तुम इस मुद्दे से अपना पैर खींचना शुरू कर दो, क्योंकि तुम इसलिए कर पा रहे थे ना कि हम स्टैंड ही नहीं ले रहे थे इस मुद्दे पर, कि हम इसके लिए कितना रिएक्ट कर सकते, किस स्तर का रिएक्ट कर सकते। अब हुआ कि हम एक्टिव रिएक्ट करेंगे, अब हम युद्ध का स्थिति में आके रिएक्ट करेंगे। तो तुमको हम केवल ये नहीं कि अब तुम आओगे भेजोगे, तुमको जांच कमेटी बैठाएंगे, या हमारा जो सेना या लोकल जो पुलिस जो हमारा कमांड है वो केवल जांच करेगा। अब नहीं, तुम करोगे, एक गोली मारोगे, हम बारूद छोड़ेंगे जैसे गोला बारूद। तो अब तुमको समझ में आएगा, तुम 4 बार 5 बार करो तो यहाँ पर मामला यहीं सुलझ के आएगा। अब एक्टिव प्रो होकर हम काम करेंगे। तो आज न कल पाकिस्तान इस मुद्दे पर इसी स्थिति में आएगा कि वो बेंच पर बैठ के यह बोलेगा कि चलो ठीक है, इसका हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम निकालते हैं। पर भारत इस मामले को देखिएगा, इस मामले को उस स्तर तक ले जाएगा ना कूटनीतिक रूप से, जहां पर संपूर्ण पीओके उसको छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन पीओके छूटेगा, आसाई चीन और जो चीन का कब्जा वाला क्षेत्र है वो भी छूटेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के साथ चीन उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है जिस तरीके से आपको ताइवान के मामले में वो करता है, या दक्षिणी चीन सागर में वो करता है। क्यों? भारत के साथ उसके सरप्लस बिजनेस चल रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया का नुकसान होने लगेगा। और चीन बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, ध्यान रखिएगा, वैश्विक नेतृत्व में अपने इकोनॉमी को ठेस नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है उसके लिए। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, यहाँ भी वो थोड़ा सा वार्तालाप करने का प्रयास करेगा। और चीन हमारे साथ उस तरीके 62 वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं अपनाएगा, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य को उसने देख लिया। उसके पूरे गोला बारूद का ना विदेशी मीडिया, उसके मीडिया पर उसकी परखच्ची निकाल दिया है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम का परखच्ची निकाल दिया है। तो वो समझ लिया है कि अब हम इससे थोड़ा सा कूटनीतिक रूप से बातें करेंगे। तो यह सब मुद्दा समझिएगा कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है। अब प्रश्न आज का लीजिएगा, जैसे आज का प्रश्न है, गुलाम जम्मू कश्मीर पीओके का मुद्दा जहां
भारत के अखंडता का प्रश्न से कहीं अधिक इसकी संप्रभुता के जीवंत बनाए रखने का प्रश्न भी है। विवेचना कीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, 250 शब्दों में इसका लिखने का प्रयास कीजिएगा कि यह अखंडता का प्रश्न तो है ही, उससे कहीं अधिक संप्रभुता को जीवंत बनाए रखने का भी प्रश्न है। तो किस प्रकार की संप्रभुता, इसको लिखना है। ठीक है, आप जरूर इसका उत्तर लिख के आप अपना पेड जो ग्रुप है आप वहां शेयर कीजिएगा। क्लियर है। चलिए, हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है आपको मेंस आंसर राइटिंग का आज से स्टार्ट हो रहा है, तो सभी बच्चे इनरोल हो रहे हैं, तो आप लोग भी इनरोल होइए। आपको प्रोग्राम पहले भी बताया जा चुका है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया। कोई भी क्यूरी हो तो आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए और सीधे से एक टारगेट प्लान के साथ आप काम करने का प्रयास कीजिए। टॉपिक रहता है, डेली टॉपिक आपको अवेलेबल कराया जाता है कि उसी आधार पर आपको टेस्ट होगा। मॉडल आंसर आज मिलेगा, हेड रिटेन आपका मॉडल आंसर मिलेगा, ताकि आप एहसास कर पाए कि हम ही आंसर लिख रहे हैं। इस तरीके से इनिशिएटिव लिया गया 74 टेस्टों का, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। क्लियर है। अब भारत की बदलती परिस्थिति में ध्यान रखिएगा, नीतियां क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यह टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि आने वाले समय में आपसे इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, या प्रश्न पूछ सकता है आपको मेंस में ऐसे के टॉपिक में भी भारत का वैश्विक नेतृत्व किस रूप से लोकतांत्रिक है, तो आपको यहाँ से टॉपिक बना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक कुछ कॉन्सेप्ट को पहले हम समझ लेते हैं, उसके आधार पर हम आकलन करेंगे। एक समय था जब भारत आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान से हाथ होने के साक्ष्य जुटाता था कि उस मामले में पाकिस्तान का हाथ है। डोजियर तैयार करता था, अर्थात एक लेटर तैयार करता था, एक फाइल तैयार करता था, जिसके आधार पर अमेरिका सहित प्रमुख देशों के साथ वह साझा करता था उसकी एजेंसियों को, क्योंकि वैश्विक स्तर पर वही नेतृत्व करता था। पाकिस्तान का पर दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक अभियान चलता था, यूएन से लेकर सभी मंचों पर उसे कूटनीतिक चालें चलनी होती थी। पर अब वक्त बदल गया है। कैसे बदल गया है? ऑपरेशन सिंदूर न सशस्त्र सेना, न सिर्फ सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम का प्रतीक है, यह एक नए भारत की मुनादी भी तैयार कर दिया, अच्छा बुनियाद तैयार कर दिया। कहने का अर्थ, नया भारत राष्ट्रीय हित को अपने फैसले खुद लेता है, किसी की परवाह नहीं करता। देखिए, इससे पहले हम वैश्विक नेतृत्व में यह बात कर रहे थे, युद्ध है ना, अभी समय वर्तमान समय युद्ध का नहीं है। हम दूसरों को यह बोल रहे थे कि जब संप्रभुता के सवाल हो, संप्रभुता के युद्ध में क्या करना, बेंच पर आके बात करें। जब अपनी भी बात आई तो हमने भी वही किया जो वो लोग कर रहे हैं। बस फर्क यह है ना कि हमने उस संगठनों पर हमला किया जो आतंकवादी गतिविधियों में संतलिप्त है। हमने देश पर युद्ध नहीं किया। पहले ही जब सेना का जब प्रवक्ता आके बात कर रहे थे, पहले ही शब्दों में यह बातें कह दी थी कि हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, न कि किसी के नागरिक, न ही किसी देश के सैन्य संगठनों पर। इस तरीके से हमने आतंकवाद के खिलाफ प्रत्यक्ष क्या है, जवाब तैयार किए थे। इसी मामले में समझिएगा यह फैसला, चाहे पाकिस्तान के पंजाब में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने का क्यों नहीं रहा, हम देश के अंदर भी जाकर आतंकवादी संगठन को हमला करेंगे, क्योंकि यह हमारे अखंडता संप्रभुता का प्रश्न बन गया। कोई व्यक्ति आता है हमारे देश में, वो धर्म पूछकर क्या कर रहा है, हत्या कर दे रहा है, आके किसी भीड़ भाड़े इलाकों में आके ह्यूमन बम बन के फूट जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, मुंबई जैसे क्षेत्रों में आके कसाब जैसा लोग आगे पूरी मुंबई को दहला के चल जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम अब रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के लिए हम किसी देश का परमिशन अब नहीं लेंगे। हम डोजियर तैयार नहीं करेंगे कि देखो हम ऐसा पाकिस्तान ऐसा किया है तो इसके लिए तुम लोग नियम कानून तुम अगर पहले ले लिए रहते 1947 के बाद से ही। आप यूएन नपुंसक होकर काम नहीं करती ऐसे मामलों में। अमेरिका नपुंसक होकर जब उसके यहाँ जब तक आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, वो आतंकवाद को आतंकवाद मानता ही नहीं था। तो आतंकवादी हमला को तुम जब तक आतंकवाद का हमला अच्छे बुरे काम से करना छोड़ दोगे, अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद, चीन के मामले में वो अभी भी सपोर्ट कर रहा है, जो वैश्विक तौर पर जो आतंकवादी घोषित किए गए हैं उनको सपोर्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके हित होंगे, पर हमारी संप्रभुता, हमारा प्रश्न हमारा है, हम इसी तरह निपटेंगे। और हमें पबजी चलाना आ गया है और पबजी में हम गोली बारूद करेंगे। तो यही चीजें समझिएगा। विशेषज्ञों ने परमाणु हमले के जोखिम देखते हैं, लेकिन भारत में आश्वस्त है कि हर जोखिम से निपट सकता है। यह क्षमता यूं ही नहीं आई है,
इसके पीछे बहुत से कारण है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था एयर डिफेंस सिस्टम अपना हम लोग बताए थे, और भी भारत नए, देखिए अभी कल ही आप लोगों को न्यूज में मिला हो कि ब्रह्मोस के मिसाइल का लखनऊ में स्टार्ट कर दिया गया है। पर डे आपको 100 ब्रह्मोस के जो है ना ब्रह्मोस 100 ब्रह्मोस निकालने का उस फैक्ट्री से आपको परमिशन दिया गया। तो इस तरीके से समझिए कि किस तरीके से हम काम करना चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं इन परिस्थितियों में बदलती है कैसे भारत की नीतियां। तो आप देख रहे होंगे 16 से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनती है। 2016 में उड़ी आतंकी हमला होता है, जवाब में आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक होता है। पाकिस्तान का संकेत दिया गया कि आतंक की कीमत चुकानी पड़ेगी। 2019 में पुलवामा हमला होता है, उस समय पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक की जाती है। एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा, आतंकी हमले कश्मीर तक सीमित हो गए, बड़े आतंकी हमले कम हुए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पहली बार पंजाब स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले, जो पंजाब अर्थात पाकिस्तान जो का पंजाब क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, वहां पर आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हो गया, पूर्ण युद्ध के कगार के पहुंच गए थे दोनों देश। अब ध्यान रखिए पाकिस्तान के आतंकी हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और भारत ने अब क्या घोषणा कर दिया है कि अब तुम किसी प्रकार का आतंकवादी हमला करोगे हम उसे युद्ध मानेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से स्पष्ट किया। इसके पीछे देखिए भारत किस तरीके का क्यों इस प्रकार का रिएक्ट कर पा रहा है। तो आप देखिएगा भारत रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ा रहा है और उसे दूसरे देशों को बेच भी रहा है। तो उससे क्या करना, अर्न कर पा रहा है पैसा, अपने रक्षा उत्पादों को है ना उसकी विश्वसनीयता को बढ़ा पा रहा है, जिसके कारण ये सब चीजें हो पा रही है। हम सबसे ज्यादा म्यांमार को अपना हथियार 31% हथियार बेच रहे, मॉरिशस को बेच रहे 20%, श्रीलंका को 19%, सेशल्स 9%, नेपाल 5.90%, अर्मेनिया इसी तरीके से आप देखते हैं मालदीव, वियतनाम, इक्वाडोर, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक, अन्य देशों को भी हम भेज रहे हैं। अब निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं, तो जिसमें ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा विमान हम कर रहे हैं, उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा जहाज हो रहा है, उसके बाद विमान हो रहा है, उसके बाद सेंसर आर्मेड व्हीकल हो रहा है, आर्टिलरी हो रहा है। आर्टिलरी जो आपको जो तोप की आर्टिलरी होती है ना छोड़ने वाला गोला, वो, उसके बाद इंजन, बहुत से इंजन है जो आपको भारत के द्वारा निर्यात किए जाए रक्षा उत्पाद के तौर पर। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपनी विश्वसनीयता तय कर पा रहे हैं। जैसे अमेरिका और रूस, चीन करता अपनी विश्वसनीयता रक्षा उत्पादों को लेकर, वैसे ही जब हम ये करने लगेंगे ना, जब तो अमेरिका जिस तरीके का दम भरता है, फ्रांस जिस प्रकार का दम भरता है, रूस जिस प्रकार का दम भरता है ना, तो वैसे हम भी दम भरना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ना कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए भारत अभी, मान लीजिए हम रक्षा उत्पाद रखने का लक्ष्य रखे हैं कितना, आपको 1,75,00,000 करोड़ रुपया रक्षा उत्पादन के लक्ष्य रखे मौजूदा वित्त वर्ष में। इसको हम 10 लाख कर दिए, मान लीजिए 10 लाख का करोड़ का हम इसको लक्ष्य बना रखेंगे। जब हम 50 लाख तक पहुंचेंगे, जब हम 100 करोड़ तक पहुंचेंगे, मान लीजिए 100 लाख करोड़ तक पहुंचेंगे, तो वैश्विक नेतृत्व में हमारी भूमिका बदल जाएगी। जो हम किसी से राय ले रहा है, कोई हमको राय दे रहा है ना, वो चुप हो जाएगा। जैसे अमेरिका रूस को राय कभी नहीं दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है कि रक्षा उत्पाद वो सबसे ज्यादा विश्व में बेच रहा है। रक्षा उत्पाद जब भी इस प्रकार की परिघटना होगी, वो इस मामले में उससे ज्यादा हो, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेड इसी मामले होगा। जब युद्ध होगा तो तुम्हारे हथियार मेरे हथियार वाला कौन सा, जो जीतेगा उसी की संप्रभुता बढ़ेगी। अभी मान लीजिए जैसे अमेरिका का F-16 जो था वो मार गिराया गया, ऐसा बात हो रहा था ना, हालांकि कितनी सत्यता वो अलग मैटर है, पर ध्यान रखिएगा अगर मान लीजिए ऐसा है तो जब F-16 जो उन्नत हथियार है वो अगर गिर जा रहा है तो उसकी पूरा जो इको सिस्टम है हथियार बेचने का, वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, तो वैश्विक नेतृत्व क्षमता घट जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, भारत जब ब्रह्मोस बेचता है, भारत जब अपने आर्टिलरी गन बेचता है, तो उसकी विश्वसनीयता विश्व में बढ़ती है। इसी मामले के संदर्भ में समझिएगा भारत के रुख धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो जैसी स्थिति अमेरिका और रूस की है, वैसी स्थिति भारत की भी आएगी जब वो रक्षा उत्पादों को वैश्विक समुदाय में अधिक से अधिक दे पाएगा। इस स्थिति में समझिएगा दोगुना से अधिक बढ़ा सकता है भारत का रक्षा बजट। रक्षा बजट का आकार भी उसे वैश्विक नेतृत्व में भूमिका अदा करती है। जैसे अमेरिका सबसे ज्यादा रक्षा बजट अपना बनाता है, तो रक्षा बजट कहने का मतलब केवल हमारा रक्षा क्षेत्र को देने वाला अनुदान नहीं होता, वो विश्व को समझाया जाता है उस मामले में कि हम अपने संपूर्ण बजट का इतना % रक्षा बजट में खर्चा कर
रहे हैं, तो हम रक्षा के मामले में ना 2-3 बातें नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। तुमको पैसा दिया गया है, तुम अपनी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए, देश की संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे पास पूरे पावर है, तुम्हारे पास वित्त का आवंटन कमी नहीं होगा। तो वैश्विक नेतृत्व इस संदर्भ को समझता है कि अगर रक्षा बजट बढ़ेगा तो रक्षा सामग्री बढ़ेगी, रक्षा सामग्री बनेगी तो हमारे पास परमाणु और गैर परमाणु हथियार भी बढ़ रहे होंगे, इससे संबंधित सैटेलाइट जो हमारा इसरो भेज रहा है वो भी बढ़ेगा। इस तरीके से तकनीकी तौर पर वो मजबूत हो रहा होगा। तो इसका मतलब जब नेतृत्वकर्ता की बात आएगी, सबमरीन की बात आएगी, या हम जहाज आईएनएस की बात करेंगे, तो हम हर क्षेत्र में अपने रक्षा बजट से उसकी उपस्थिति को दर्ज करा पाएंगे। तो जितना बड़ा रक्षा बजट उतना ही वैश्विक नेतृत्व पर दबाव बनेगा। इस तरीके से भारत इस संदर्भ में उभर कर सामने आ रहा है कि वैश्विक नेतृत्व में बदलती नीतियां हैं। इसी तरीके से समझिएगा, घरेलू रक्षा उत्पादन पूरा कर रहा भारतीय सेना की जरूरत है। पहले हम वैश्विक आपूर्ति पर जिंदा रहते थे, कभी अमेरिका से, कभी रूस से, कभी फ्रांस से, हम ले रहे अभी भी, पर हमारे जो रक्षा उत्पादन है, जो हम बेसिक चीज़ें हमने अपने ही मेड इन इंडिया प्रोग्राम से हम इसे कवर कर ले रहे हैं। बड़े बड़े जो असलार हैं, जो बड़े बड़े हथियार हैं, जो जिस पर हमें अभी तकनीकी ज्ञान और भी अर्जित करनी है, उन सभी को ही केवल हम ले रहे हैं। अब जैसे S-400 है, तो हम पहले से भी एयर डिफेंस सिस्टम बना रखे हैं। ऐसा थोड़ी है कि एयर डिफेंस सिस्टम रूस पहली बार हमें दिया और हम नहीं जानते थे। उससे पहले हमारे पास पितौरा था, उससे पहले आकाश सिस्टम था, बहुत से सिस्टम हमारे पास थे। तो हाँ, उन्नत तकनीक वाले S-400 हमने रूस से लिया, और आने वाले समय में हम उसे कॉपी करके पेस्ट करके नए प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उससे भी उन्नत बन जाएगा। हाँ, समय और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का थीन है ये, तो धीरे धीरे हम इस पर काम कर लेंगे। तो इसलिए भारत क्या ना, नेतृत्व बदल गया है, बोली बदल गई, चाल बदल गई है। हालांकि ध्यान रखिए, भारत पाकिस्तान के बैठकों में नहीं निकला है निर्णायक नतीजा। जब भी भारत निर्णायक मुद्दे पर लेना चाहता है, पाकिस्तान अपना दोगला या दोहरी है ना नीति दिखाता है। अभी सीज फायर का हम लोग बात किए थे ना, और तुरंत 4 घंटे बाद सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ दिखता है पाकिस्तान। उसके रोना रोता है कि हमारा सेना के साथ नहीं बन रहा है। तुम्हारा सेना के साथ बन नहीं रहा है, तुम्हारा राजनीतिक संबंध, तो हम तुमको कूटेंगे इसी आधार पर, तुम भेजो तो अब सही। तो ये चीज समझिएगा, ऐसा नहीं कि पुराना इतिहास है। कराची समझौता की बात कर ले, शिमला समझौता की बात कर ले, ताशकंद समझौता की बात करें, आगरा शिखर सम्मेलन की बात करें, और हर मामले में इसने पाकिस्तान हर मुद्दे पर क्या किया है, भारत को ना नाराज ही किया। भारत को क्या किया, भारत को उसके हितों के संदर्भ में बातें नहीं किया, केवल अपने राजनीतिकरण को लेकर, केवल अपने संदर्भों को लेकर, केवल अपने ओछी राजनीति को लेकर, सेना की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सेना सैनिक क्या कर रहा है, अपने जनता को पिसवाया जा रहा है। इस बार क्या हुआ कि देखिए, कोई देश का नागरिक अपने देश पर हो रहे हमले को, पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, अपने देश को हो रहे हमले को ना सोशल मीडिया पर डाल रहा है कि हमारे पास देखो, पाकिस्तान भारत का मिसाइल आया है, गिरा दिया, हमारे पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, अपने सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा। सोच के देखिए कैसी स्थिति वहाँ की जनता की हो गई है, वहाँ के राजनेता का, वहाँ का सेना का, कि गर्व तक महसूस नहीं कर रहा। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठ कर कितना भी बात कर लो, टीवी एंकर के तौर पर कितना भी बात करो, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कितना भी बात करो, राष्ट्र के मंच, राष्ट्रीय संसद में जाकर कितना भी बात कर लो, ग्राउंड लेवल पर जो वीडियो आएंगे जनता के द्वारा बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वही ऑथेंटिक माने जाएंगे। रीजन उसके पीछे है कि वो रियल टाइम पर चीजें दिखा रहा, अपने देश से जनता सवाल जवाब कर रहा था। ये पहली बार ऐसा घटना आपको दिख रहा होगा कि उसी देश का नागरिक अपने देश का बुराई कर ले। हमारे यहाँ गिर रहा है तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हमारे यहाँ गिर ही नहीं रहा है। पहला प्रश्न तो यही है। अगर हम मान लीजिए उससे पहले हम 1965 की बात करें, 99 की बात कर ले, अगर ऐसा स्थिति रहता तो क्या हमारी जनता ऐसा करता? ये सब चीजों को लेकर चीजें ध्यान रखना है कि इस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं। तो आप लोग समझ गए, इस मामले को इसी तरीके से देखना है। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं चीज़ों को कि देखिए, भारत में माता और शिशु स्वास्थ्य की स्थिति में आया है सुधार। देखिए, हाल ही में आंकड़े आए हैं, 2021 के आंकड़े, आपको स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़े जारी किए गए, जहां पर हम बात करें, पहले देश में प्रजनन दर 2.0 पर स्थिर है, जबकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई। यही नहीं, लिंगानुपात भी पहले से बेहतर हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय 2021 के स्वास्थ्य आंकड़े में ये बात बोला है। महापंजीयक जो हमारा है, उसके द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे हम लोग SRS कहते हैं,
SRS। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट 2021 के हवाले से कहा कि मातृ मृत्यु दर 2014-16 में प्रति लाख 130 से 137 अंक घटकर 2019-20 में 93 हो गई। ध्यान रखिएगा, 37 अंक घटा है, जो पहले 2014-16 में 130 हुआ करता था, वर्तमान में कितना हो गया है, 93 हो गया है प्रति लाख। जो पहले मृत्यु होती थी महिलाओं की 10 लाख पर 1 लाख में प्रति 130 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, वर्तमान में ये सिर्फ 93 हो रहा है। इसके और भी नीचे करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार बाल मृत्यु दर की गिरावट जारी है। शिशु मृत्यु दर जहां 2014 में प्रति 1000 बच्चों में 39 हुआ करती थी, 2021 में यह घटकर 27 हो गई है, ये भी घटा है। नवजात शिशु मृत्यु दर, ध्यान रखिएगा, 2014 में जहां 1000 बच्चों की संख्या पर 26 मृत्यु होती थी, अब 2021 के आंकड़ों के अनुसार वो घटकर 19 हो गई है। तो हम लगातार अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत कर रहे हैं, जवाबदेहिता को तय कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, चीज़ों को और भी बेहतर रिजल्ट ले पा रहे हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अपने 2014 में प्रति आपको 1000 पर 45 थी। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आंकड़े आपको दिए गए हैं। अगर हम 2021 के आंकड़े की बात करें तो 8 राज्य से पहले जो पहले आंकड़े देते हैं उसमें सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में बातें कर रहा था। यहाँ पर आंकड़ों को थोड़ा सा क्या किया गया, मॉडिफाई कर दिया गया है। इस तरीके से आप इसे देख लीजिएगा, जैसे कि 8 राज्यों में जो हमारा MMR है, जहाँ पर जब हम हासिल करते हैं SDG लक्ष्य के तहत, तो केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक हमारा टॉप 8 राज्य है। वहीं 12 राज्यों के शासित प्रदेशों 5 जो सबसे कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर की बात करते हैं SDG लक्ष्य प्राप्त किया है, उसमें केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात आपको शामिल है। अगर 6 राज्य के शासित प्रदेशों की बात करें जो नवजात मृत्यु दर आपको SDG लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पर केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरीके से आंकड़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है। अब है कि आप एक चीज़ याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य चर्चा में तो भारत ने, विश्व ने क्या किया, UN ने 2030 तक के लक्ष्य बना कर रखा है सतत विकास लक्ष्य, जिसमें 17 लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना है। अरे 17 लक्ष्य पे हम पहले भी बात कर रखे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार बात हो रही है। इस लक्ष्य को याद करना है 2030 तक के एग्जाम के लिए, क्लियर है। और यहाँ से अब प्रश्न बहुत से पूछे जाएंगे, क्योंकि 25 हो गया, 5 साल शेष रह गया है, तो इसके क्या गतिविधियां रही है, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब है कि कुल प्रजनन दर क्या होता है, इसको समझिए। एक महिला द्वारा अपने प्रजनन जीवन काल चक्र में दौरान पैदा किए गए बच्चों का औसत संख्या को संदर्भित करता है, जो हमारा भी 2.0 है। ध्यान रखिएगा, नवजात मृत्यु दर की बात करें तो भारत, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, किसी वर्ष 1000 प्रति बच्चे में जीवित जन्मों के जीवन की जो प्रथम 28 पूर्ण दिनों तक वो जिंदा रह जाते हैं, मौतों की संख्या नहीं होता है, उस संख्या से होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम 28 दिन तक जीवित रह जाते हैं। अगर ऐसे बच्चे हैं अशेष मर जाते तो उस स्थिति को हम नवजात मृत्यु दर कहते हैं। तो 28 दिन पूर्ण याद रखना है, 1000 जीवित बच्चे को याद रखना है। वहीं शिशु मृत्यु दर की बात करें, शिशु मृत्यु दर का अर्थ है दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 1 वर्ष में कम से कम आयु के बच्चों की मृत्यु कितनी हो जा रही है। अर्थात यह नवजात की बात होगी तो 28 दिन, और शिशु मृत्यु दर की बात होगी तो 1 वर्ष तक कितने बच्चे जीवित रह जा रहे हैं। तो इसको समझने का प्रयास है। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर की बात करें तो इसे जन्म से लेकर ठीक 5 वर्ष की आयु के बच्चे को, किसी भी बच्चे को मृत्यु की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे प्रति 1000 जीवन के रूप में व्यक्त करते हैं कि 5 वर्ष में कितना आपको जीवन चक्र प्रति 1000 बच्चों में प्राप्त कर रखा है। इस तरीके से आंकड़े को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यही आपको सर्वे में बातें की गई है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़िएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू की गई और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू की गई, सम्मिलित करके एक राष्ट्रीय मिशन घोषित कर गया। जो 2005 में पहले से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलता था, 2013 में फिर शुरू किया गया आपको राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन के साथ इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बना दिया गया। और मुख्य कार्यक्रम इसके क्या है, घटक क्या है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु और किशोरी अवस्था को लेकर संचारी और गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना। तो क्वेश्चन आप लोग एक
बताइएगा संचारी रोग किसे कहते हैं और गैर संचारी रोग किसे कहते हैं, और ये मैं पहले भी डीएनए में कवर कर रखा है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं पता है तो गूगल सर्च करके भी आप लोग जरूर एक्टिव मोड में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसी तरीके से इसका लक्ष्य क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का? समतापूर्वक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सार्वभौमिक पहुंच को स्थापित करना, सुनिश्चित करना और लोगों की आवश्यकता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी बनाना। इस तरीके से लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए समर्थित पहल क्या है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत चलाई जा रही है। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे को क्रियान्वित किया जा रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच स्थापित किया। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैयार किए जाते, क्रियान्वित किए जा रहे हैं। निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क निदान हेतु आपको पहल की गई, जिसमें आपको जेनरिक दवा दी जाती है। इस तरीके से बहुत से विकल्प हमारे पास बनाए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। इस तरीके से आप चीजों को कवर करने का प्रयास कीजिए। देखिए यूपीएससी 2017 में एक प्रश्न पूछा था इसी संबंधित राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत। देखिए सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। इस पर पहले भी मैंने प्रश्न पूछा है, याद कीजिएगा आप लोग। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाले माताओं को कुपोषण के लिए जागरूकता करना है इस राष्ट्रीय पोषण मिशन का। छोटे बच्चों, किशोरों और महिलाओं के एनीमिया की घटनाओं से कम करना है। बाजरा, मोटे अनाज और बिना पॉलिश किए गए चावल का उपयोग को बढ़ावा देना है। पोल्ट्री अंडों की खपत को बढ़ावा देना है। क्या इस राष्ट्रीय पोषण का ये सब उद्देश्य है? यह बताना। सही उत्तर का कूट करना 1 2, केवल 1 2 3, 1 2 4 और केवल 3 4। क्लियर है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका उत्तर आपको यूट्यूब पर आज से डलाने लगे कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप लोग वहां चेक कर लीजिए। आज के बाद ये सब चीजें होने लगेंगे। कुछ प्रश्न अगर लॉन्ग होंगे जहां कम्युनिटी पोस्ट में शब्द सीमा लिमिट होता है, तो उसका आंसर मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपको अपडेट कर दूंगा। क्लियर है? इस तरीके से भी चीजें की जा सकती है। एक प्रश्न और लीजिएगा। महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, चर्चा करें। यह यूपीएससी 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। महिलाओं से संबंधित जो वर्तमान में चीजें उभर कर सामने, डाटा फैक्ट वहां से ही आता है। तो एक साधारण क्वेश्चन है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से पहले से भी पढ़ रखे होंगे, रिवीजन कर रखे होंगे, और 17वीं बीपीएससी के दौरान बहुत सा डाटा आप लोगों को इससे संबंधित मैंने शेयर किया था। तो कुल मिलाकर आप उसे देख कर उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो उत्तर लिखकर ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग के लिए जो मैगजीन बात की गई थी, करेंट पिलर आ गया है। आज के बाद से जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, दिसंबर 2025 तक, 2024 यहाँ होगा। 24 से लेकर दिसंबर 2025 तक आपको शेयर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको यह लगातार अब अपडेट होने लगेगा। जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक इस श्रृंखला में शामिल किया जाए, ताकि जो भी एग्जाम होगा आप वहाँ इसको कवर कर सके। और इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, इसके संबंधित बातों को भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से बात कर लीजिए। इसको स्कैन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ग्रुप पर शेयर किया गया पीडीएफ। अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत जगह आपको शेयर किया गया है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप वहां से देखकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐप पर जाके इसे रेगुलर प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर जाइएगा, वहां पर न्यूनतम फी रखा गया है, बहुत ही न्यूनतम फी। 1 साल 1.5 साल की चीज़ें कवर की जाएगी जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक। तो लगभग आपको अप्रोक्स चीज़ें दी गई हैं। तो पहला अंक आप लोग के लिए बिल्कुल उपलब्ध कराया गया फ्री। तो आप जाके एक बार टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जाके चीज़ें कर लीजिएगा। युक्ति है, इस पर लॉगिन करके भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं। अब है नालसा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस सूर्यकांत नामित किए गए। नालसा अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसका नालसा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इनकी कार्यकारी अध्यक्ष रूप में नामित किया। नालसा एक प्रेस विज्ञप्ति में ऐसे बातें जानकारी दी है। तो राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा इनको विधि न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचना प्रकाशित किया गया, इनको बनाया गया। और जस्टिस गवई 14 मई को भारत के 52 प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। तो ये 2 फैक्ट, पीटी फैक्ट, इसे जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ इसके साथ ही साथ याद रखिए नालसा होता क्या है। हालांकि मैगजीन जब आई थी उसमें विस्तृत इसकी जानकारी दी हुई है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। हाल ही में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत आपको कानूनी सहायता कार्य प्रणाली समीक्षा रिपोर्ट संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है। उसमें नालसा को और भी मजबूत करने की बात की गई है। नालसा क्या है? नालसा एक संवैधानिक संस्था है
जो जिसका गठन 1987 में विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत किया गया। उद्देश्य क्या था? समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधि विधि सहायता प्रदान करना, ताकि न्याय तक समान पहुंच के सिद्धांत की पूर्ति की जा सके। उद्देश्य क्या कार्य क्या थे? निःशुल्क और विधिक सहायता देना, लोक अदालतों का आयोजन करना, कानूनी साक्षरता जागरूकता उपलब्ध कराना, वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर रिपोर्ट तैयार करना और कैदियों और बंदियों के अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है, कार्य है। इसी क्षेत्र में वो बहुत बेहतर काम करना चाहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए संवैधानिक प्रावधान से क्या जुड़े हुए निःशुल्क सहायता से। तो अनुच्छेद 14 आपको निःशुल्क सहायता में बात करता है राज्य के क्षेत्राधिकार के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समता का गारंटी देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में वो अपनी कार्य गतिविधियों को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 22A के तहत अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रदान करता है, वहीं पर उसके द्वारा कानूनी परामर्श और वकील रखने के अधिकार सुनिश्चित करता है। और जिनके पास पैसे नहीं है या जिनके पास ये क्षमता नहीं है, पात्र की हम बात कर ले तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, महिला और बच्चे, मानसिक शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में रहने वाले व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा, मानव तस्करी के रूप में पीड़ित व्यक्ति, यह इसका लाभ ले सकते हैं। आपको सरकार वकील करके देगी, क्योंकि आपको निःशुल्क आपको सहायता प्रदान करने के लिए संविधान नोटिफाई करता है। अनुच्छेद 39A के तहत यह अनुच्छेद राज्य के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान सहित मानव अवसर के साथ न्याय सुनिश्चित करने की बात करता है। यहाँ हम डायरेक्ट आपको क्या कहता है कि आप निःशुल्क सहायता देगा राज्य। आप ध्यान रखिएगा 22 के परिप्रेक्ष्य में वकील रख सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आपके पास वकील नहीं होगा तो नालसा आपके लिए व्यवस्था करता है। संबंधित अधिनियम और संस्थान क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरण 1987, लोक अदालतें, न्यायालय द्वारा निर्देशित, इन मामलों से भी सुलझाया जाता है मामलों को। तो इस परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। संरचना की अगर बात कर ले तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस तरीके कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश होते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के तौर पर, जिनकी नियुक्ति भी सूर्यकांत की हुई है। तो याद रखिए इस राष्ट्रीय संरचना में राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण अर्थात सालसा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा, इस तरीके से याद रखिए। तालुका विधिक सेवा समिति भी कहीं कहीं बोली जाती है जिला वाले को। तो इस तरीके से आपको इसका स्तर देखने का प्रयास कीजिए। कुल मिलाकर बातें यही सब है। यह बार बार पहले भी चर्चा हो चुकी है। कुल मिलाकर ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना, लगातार कवर करना। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा और ग्रुप में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि लगातार आप एक्टिव मोड में काम करें। जब तक नहीं लिखिएगा, मैं कल भी गूगल मीट में यही बात बोला, जब तक नहीं लिखिएगा अपने सेफ गार्ड से बाहर नहीं निकल पाए। आप में क्या एरर है वो समझ ही नहीं आ पाएगा आपको। एग्जाम के बाद वो सब पछताने से क्या फायदा है। मेहनत कीजिए और मेहनत करने के बाद जो भी छोटी सी सहायता हमारी तरफ से हो पाए वो उसका लाभ ले पाइए। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं कल फिर नए एक वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।